बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। किस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खुराक की एब्जॉर्प्शन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर पे हम लोग फोकस करें तो इसके 3 पार्ट्स थे, ड्यूडेनियम, ज़ेंजियम एंड इलियम। लेकिन इलियम ऐसा स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन का जिसके अंदर खुराक की जो डाइजेशन प्रोडक्ट है ना उसकी सारी की सारी एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, इलियम के अंदर। ठीक है, अब जो इलियम है ना, बेसिकली इंटरनल सरफेस ऑफ इलियम के पास बहुत ज़्यादा फोल्ड्स मौजूद हैं। क्या मौजूद हैं? इलियम के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर इंटरनल सरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा तहें मौजूद हैं, और वो तहें जो होती हैं वो वेलवेटी अपीयरेंस उनकी जो है ना वो स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। और वेलवेटी अपीयरेंस उनका स्ट्रक्चर इस वजह से आता है क्योंकि इनके पास बहुत तादाद में फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती हैं। क्या होती हैं? फिंगर लाइक आउटग्रोथ, जिसको हम लोग विलाई का नाम देते हैं। वेलवेटी अपीयरेंस क्यों नजर आती है इलियम की? क्योंकि इसके पास बहुत बड़ी तादाद में फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं। क्या होती हैं? फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। और उन फिंगर लाइक आउटग्रोथ को हम लोग विलाई का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? विलाई का नाम देते हैं। ये देखिए, दिस इज दिस स्ट्रक्चर। आप लोग इस स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बेसिकली एक इंटेस्टिनल वाल है। क्या है? बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल का हिस्सा है जो कि ग्लैंड्स और इन विलाई को शो कर रहा है। दिस इज दी विलाई। ये क्या है? विलाई। मैनी सर्कुलर फोल्ड्स एग्जिस्ट। बहुत ज़्यादा ये जो है ना सर्कुलर फोल्ड इसके अंदर मौजूद है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर तहें मौजूद है। अब मजीद ये कि ये मसल लेयर है, ये वीन कैरिंग ब्लड है जो कि हेपेटिक पोर्टल वेसल है। अब मजीद ये कि ये जो बेसिकली हेपेटिक पोर्टल वेसल है ना, इसका मकसद ये है कि इसने ब्लड को लेना है। ठीक है, लीवर से ब्लड को लेकर कहाँ तक पहुँचाना है? इंटेस्टाइन, स्प्लीन, पेनक्रियास और गाल ब्लैडर तक। ये बेसिकली हेपेटिक पोर्टल को हम लोग जो है वो पोर्टल वेन का भी नाम देते हैं, जिसने ब्लड को लीवर से इंटेस्टाइन, स्प्लेन, पेनक्रियास और गाल ब्लैडर तक लेकर जाना होता है। अब यहाँ से इसकी बहुत ज़्यादा फोल्ड्स थे, इसकी वेलवेटी अपीयरेंस नजर आ रही थी। उसकी वजह ये थी कि इसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे। इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ करके बड़ा करके दिखाया है, जिसमें आप लोग ये देख सकते हैं इसके पास लैक्टियल है, ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है, एक के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरे के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो मूव कर रहा है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द विलाई। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है? विलाई का स्ट्रक्चर है। अब ये जो विलस है ना वो रिचली अप्लाई सप्लाई किसके साथ की भरी हुई है? ब्लड कैपिलरीज के साथ। ये देखिए, आप लोग ये देख रहे हैं ब्लड कैपिलरीज, और इसके पास एक वेसल मौजूद है जिसका नाम है लैक्टियल। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम की कौन सी वेसल मौजूद है? लैक्टियल। और लैक्टियल के पास जो है ना कवरिंग है, बेसिकली लैक्टियल के ऊपर कवरिंग है सिलेंड्रिकल प्रोसेसेस की, जिसको हम लोग माइक्रोविलाई का नाम देते हैं। यहाँ से अगर बना करके हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है। ये माइक्रोविलाई है, ब्रश बॉर्डर नजर आ रहा है। क्लियर है? ये सारा का सारा किसका है? ये एपिथेलियल सेल्स है। क्लियर है? इसके पास क्या मौजूद है? इसके पास सिलेंड्रिकल प्रोसेसेस यानी कि माइक्रोविलाई मौजूद है। क्लियर है? अब ये कि एब्जॉर्प्शन के लिए टोटल जो एरिया ना वो बहुत ज़्यादा है। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, अगर छोटा सा स्ट्रक्चर में इतनी ज़्यादा कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स पाई जा रही हैं तो देयर मैनी मोर फोल्ड्स दैट आर अवेलेबल। ठीक है, तो इस हिसाब से एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी, क्योंकि इनके अंदर जो है ना इनफोल्डिंग मौजूद है विलाई की, और इस माइक्रो विलाई की क्या है? बहुत ज़्यादा फोल्डिंग मौजूद है, जिसकी वजह से इसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मजीद ये कि अगर सिंपल शुगर और अमीनो एसिड्स की बात करें ना तो वो एब्जॉर्ब होते हैं डिफ्यूजन के ज़रिए या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ब्लड स्ट्रीम के अंदर शुगर यानी कि सिंपल शुगर और अमाइनो एसिड जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं डिफ्यूजन या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। किसके ज़रिए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। अगर से कि लार्ज प्रोपोर्शन मौजूद होती है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के लिए जो एंटर होती है एपिथेलियल सेल्स में। ठीक है, विलाई की एपिथेलियल सेल्स में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की बहुत बड़ी जो तादाद है वो क्या होती है? दाखिल होती है, और ये बाद में रिकम्बाइन करती है फैट के साथ। इस तरह से जो फैट जो है ना वो एंटर हो जाती है लैक्टियल में।
इसमें एंटर हो जाती है, लैक्टिल में एंटर हो जाती है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बहुत बड़ी अमाउंट फैटी एसिड की और ग्लिसरॉल की एंटर होती है विलाई के एपिथेलियल सेल से, ठीक है। और जैसे ये एंटर हो जाती है तो ये रिकम्बाइन करती है फैट के साथ, और ये फैट जो है एंटर हो जाती है इस लैक्टेल में, ठीक है। अब प्रोटीन प्रेजेंट होती है लिम्फ वेसल के अंदर। प्रोटीन कहाँ मौजूद है? इन लिम्फ वेसल्स के अंदर क्या मौजूद है? प्रोटीन मौजूद है। अब प्रोटीन ने किसके साथ कंबाइन करना है? इस फैट मॉलिक्यूल के साथ। तो इस तरह से जो है ना लिपोप्रोटीन के ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेशन होती है। ये लिपोप्रोटीन के जो ड्रॉपलेट्स हैं ये पास करते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर, किसके जरिए? एक थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट के जरिए, ठीक है। अब लिपोप्रोटीन जो है ना बिल आकर हाइड्रोलाइज हो जाती है ब्लड प्लाज्मा इंजाइम में, और बाद में देन एंटर हो जाती है बॉडी सेल्स के अंदर, जहाँ पे इसको यूटिलाइज किया जाता है या फिर स्टोर कर लिया जाता है एज फैट के तौर पर लीवर के अंदर, मसल्स के अंदर, एज वेल एज स्किन के अंदर, ठीक है। क्लियर है? इसको मैं आपको, ये तो स्ट्रक्चर दिखाया था, अब मैं आपको थोड़ा सा ना लिख के भी बता देती हूँ इसका सारा प्रोसीजर कि किस तरह से जो है ना हम लोग जो है ना इसको लिख के भी डिफाइन करते हैं। ये देखें, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि बहुत बड़ी तादाद फैटी एसिड की और ग्लिसरॉल की। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल ने एंटर हो जाना है एपिथेलियल सेल्स में। किसके एपिथेलियल सेल्स में? विलाई के एपिथेलियल सेल्स में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ने दाखिल हो जाना है। क्लियर है? अब ये जैसे ही ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दाखिल हुए हैं तो इन्होंने रिकम्बाइन कर देना है फैट के अंदर, रिकम्बाइन विद फैट के साथ क्या कर देना है? रिकम्बाइन कर देना। अब ये जो फैट्स होंगे ना, दिस इज द फैट विल बी एंटर इन लैक्टेल, क्या हो जाएंगी? लैक्टेल। और लैक्टेल क्या? एक वेसल है, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम की एक वेसल है जिसको हम लोग लैक्टेल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? लैक्टेल का नाम देते हैं। अब प्रोटीन, वो प्रोटीन जो कि लिम्फ वेसल में मौजूद है, अब वो प्रोटीन जो कि लिम्फ वेसल में मौजूद है कंबाइन करेगी इस फैट मॉलिक्यूल के साथ। अब लैक्टेल में क्या करेगी? फैट प्लस प्रोटीन। ये कौन सी प्रोटीन है? जो के मौजूद है वेसल के अंदर। किस वेसल के अंदर? लिम्फ वेसल के अंदर ये प्रोटीन मौजूद है। ये आपस में क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, और इस तरह किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? लिपोप्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। लिपोप्रोटीन ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये जो ड्रॉपलेट्स है ना, किसके ड्रॉपलेट्स? लिपोप्रोटीन के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो पास करेंगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। कहाँ पे पास करेंगे? ब्लड स्ट्रीम में पास करेंगे। अब जैसे ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंच चुके हैं, ठीक है, किसके जरिए ये पहुंचे हैं? एक थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट के जरिए। किसके जरिए पहुंचे हैं? थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट के जरिए जो है ये ब्लड स्ट्रीम तक लिपोप्रोटीन ड्रॉपलेट्स पहुंचे हैं। अब जैसे ये पहुंच चुके हैं, मजीद लिपोप्रोटीन जो है ना आखिरकार हाइड्रोलाइज हो जाते हैं ब्लड से प्लाज्मा इंजाइम्स के जरिए, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं? हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, हाइड्रोलाइज। किसके जरिए हाइड्रोलाइज होते हैं? प्लाज्मा एंजाइम के जरिए। ब्लड प्लाज्मा एंजाइम से क्या हो जाते हैं? ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। कौन हाइड्रोलाइज हो जाता है? लिपोप्रोटीन ड्रॉपलेट्स। और बाद में ये कहाँ पे एंटर हो जाते हैं? बॉडी सेल्स के अंदर, बॉडी सेल्स में एंटर हो जाते हैं। अब जैसे ये बॉडी सेल्स में एंटर हुए हैं तो इनको इस्तेमाल किया जाता है, यूज में बी यूज इन प्रिपरेशन या फिर स्टोर्ड एज फूड के तौर पर, ठीक है, लीवर के अंदर। या तो इनको यूटिलाइज किया जाता है या फिर फैट को स्टोर कर लिया जाता है लीवर में, ठीक है, मसल्स में, लीवर मसल्स
या फिर स्किन के अंदर। क्लियर। अब जो इंटेस्टिनल कंटेंट्स है ना उसको पुश कर दिया जाता है एलिमेंट्री कैनाल से, ताकि जो है ना नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी हो सके। क्या हो सके? नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी हो सके। इंटेस्टिनल कंटेंट्स आर पुश्ड। इंटेस्टिनल कंटेंट धकेल दिए जाते हैं। किस तरफ धकेल दिए जाते हैं? along the elementary canal, along elementary canal। ठीक है, ताकि क्या हो सके, जिसका मकसद क्या है कि नॉर्मल पेरिस्टालिसिस हो सके, पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी हो सके। अगर एंटी पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी होगी तो उसके नतीजे में वॉमिटिंग आ जाएगी। ठीक है। अब इलियम के एंड के ऊपर, अब क्या है, इलियम के एंड पर एक इलोकोलिक स्फिंक्टर मौजूद है जो कि ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है टाइम टू टाइम। क्लियर है? क्या मौजूद है? एट द एंड ऑफ इलियम, एट एंड ऑफ इलियम। इलियम के एंड पे क्या मौजूद है? एक इलोकोलिक स्फिंक्टर मौजूद है। स्फिंक्टर मौजूद है जो कि ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है टाइम टू टाइम। क्लियर है? टाइम टू टाइम, जो कि अलो करता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिड्यू है ना, जो कि अनडाइजेस्टेड है, जो कि बाकी बचा हुआ है, वो इलियम से जो है ना वो बाहर निकल जाए, ताकि जो है वो एंटर हो सके लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पे एंटर हो सके? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल अमाउंट किसकी? स्मॉल अमाउंट रेजिड्यू की, रेजिड्यू जो बाकी बचा हुआ है इलियम से कहाँ पहुंचता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। क्लियर है? ये देखें, आपको जो है ना क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, अब क्या है जी, इलियम में सारी डाइजेशन हो गई है। अब कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट भी यहाँ पे हुआ है, तो इसने क्या किया, अपने इलोकोलिक स्फिंक्टर की मदद से, जो कि ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, उनकी मदद से क्या किया है, लार्ज इंटेस्टाइन अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है ना वो पहुंचा दिया। अब मैं बताती हूँ कि कौन कौन सी फंक्शन है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन परफॉर्म करती हैं। फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। कौन कौन से फंक्शंस है लार्ज इंटेस्टाइन के? अगर हम इसकी पार्ट्स की बात करें तो वो है सीकम है, कॉलन है और रेक्टम है। सीकम, कॉलन और क्या है, रेक्टम है। सीकम जो है ना वो ब्लैंड सैक है जो कि प्रोजेक्ट निकली हुई है लार्ज इंटेस्टाइन से इलियम और कॉलन के दरमियान। ये देखिए, ये जितना भी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ना, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है? ये सीकम है, ये एक ब्लैंड सैक है जिसका सिरा बंद है, ये निकली हुई है लार्ज इंटेस्टाइन से इलियम, ये देखें, इलियम और कॉलन के दरमियान। इलियम और कॉलन के दरमियान क्या मौजूद है? सीकम मौजूद है। वैसे ये असेंडिंग पार्ट है, ठीक है, ये ट्रांसफर पार्ट है और ये डिसेंडिंग कॉलन है। क्लियर है? तो इसको हम लोग जो है ना मजीद देख लेते हैं। नेक्स्ट एक अपेंडिक्स स्ट्रक्चर है जो कि फ्रॉम द ब्लेंड एंडिंग ऑफ सीकम से निकला हुआ है। इस सीकम से एक क्या स्ट्रक्चर निकला हुआ है? अपेंडिक्स, जो कि एक फिंगर लाइक प्रोसेसेस को उबारता है, इसको हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। ये अपेंडिक्स बाज़ औक़ात इन्फ्लेम्ड हो जाता है क्योंकि इसके अंदर इंट्रैपिंग होना शुरू हो जाती है, और बाद में जो है ना प्यूरिफिकेशन ऑफ फूड, जिसकी वजह से जो होती है ना अपेंडिक्स बन जाता है और इसको सर्जरी के ज़रिए जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। मैं आपको जो है ना इसका वे भी दिखाती हूँ कि इसको किस तरह से जो है ना वो हम लोगों ने रिजॉल्व करना है।
अब क्या है जी, अपेंडिक्स। किसको डिफाइन करना है हम लोगों ने? अपेंडिक्स को। अपेंडिक्स ये कहाँ से बनता है? ब्लेंड एंड ऑफ सीकम से। ब्लेंड एंड ऑफ सीकम से। सीकम से क्या बना है? अपेंडिक्स। सीकम कहाँ से इसकी फॉर्मेशन हुई है? सीकम से। अपेंडिक्स के पास क्या मौजूद है? इन्फ्लेम्ड। इसकी वजह ये थी कि ट्रैपिंग हो गई थी फूड पार्टिकल्स के, इससे एक सेट काज बन गई अपेंडिक्स की, और इसको सर्जरी के जरिए रिमूव कर दिया किया जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ, ये मटेरियल है ना, इसको पास किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, जिसके पास बहुत बड़ी तादाद में वाटर, डिजॉल्व्ड साल्ट्स और अनडाइजेस्टेड मटेरियल मौजूद होता है। अब कैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और साल्ट होती है उसको हम लोग देखते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट, किस तरह से वाटर और साल्ट की एब्जॉर्प्शन होती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। वाटर और साल्ट को एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड के अंदर। कहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है? वाटर प्लस साल्ट क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड के अंदर। जबकि अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल होता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल को रेक्टम के जरिए रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? अनडाइजेस्टेड मटेरियल को रिजेक्ट कर दिया जाता है और वाटर और साल्ट को ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब किस तरह से फीकल मैटर, ये किस तरह से कंपोजिशन होती है? कंपोजिशन ऑफ फीकल मैटर, इसको हम लोग जो है वो देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ फीकल मैटर। फीकल मैटर की किस तरह से कंपोजिशन होती है? ये जो फीकल मैटर, इनके फुजला जो होता है ना, इसके पास लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, ठीक है। प्लांट फाइबर्स हैं, प्लांट फाइबर्स हैं जो कि शेड ऑफ होते हैं म्यूकोसल सेल्स के अंदर, म्यूकस, कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट्स और वाटर से। क्लियर है? अब लार्ज इंटेस्टाइन के पास क्या मौजूद है? इसके पास यूजफुल बैक्टीरिया मौजूद है जिन्होंने सिंथेसाइज करने हैं कुछ विटामिन, खास तौर पर विटामिन के, जो कि एब्जॉर्ब होता है ब्लड के अंदर। कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? ब्लड के अंदर। डायरिया क्या है और कॉन्स्टिपेशन क्या है, इसको हम लोग फर्क आपको बताती हूँ। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। डायरिया अगर तो साल्ट और वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है वो ना हो इन्फेक्शन की वजह से, कैसा इन्फेक्शन? ड्रग इन्फेक्शन हो सकता है या कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो उसकी इस कंडीशन को हम लोग डायरिया का नाम देते हैं। अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट does not take place, then it is called diarrhea, ठीक है। अब ये क्या है? ये किस वजह से होता है? इसकी वजूहात कौन कौन सी हैं? इसकी वजूहात ये है इमोशनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, या फिर ड्रग एक्शन हो सकता है। एक्शन मजीद भी कुछ वजूहत हो सकती है, लेकिन मैं आपको सिर्फ दो ही डिस्कस की हैं। अगर इस कंडीशन को अनचेक्ड रहे, ठीक है, अगर ये कंडीशन चेक ना की जाए कि इस तरह से हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन की वजह से फैटल, इनकी बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। डायरिया क्या हो सकता है? खतरनाक हो सकता है। डिहाइड्रेशन दैट में प्रूव बी फैटल। डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हो जाएगा? मामला ज़्यादा बिगड़ सकते हैं, मौलिक भी हो सकते हैं। अब अगर कॉन्स्टिपेशन की बात की जाए, इनके कब्ज जिसको कहते हैं,
ये एक्सट्रीम कंडीशन है, ठीक है, जो कि एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन हो जाए वाटर की, ठीक है। अगर तो वाटर और साल्ट की एब्जॉर्प्शन हो ही ना, दैट इज डायरिया, ठीक है। अगर हद से ज्यादा ही एब्जॉर्प्शन हो जाए, एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन हो जाए, इसकी एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन हो जाए वाटर की, इसकी एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन हो जाए वाटर की, दैट इज द कॉन्स्टिपेशन, जो कि कब्ज कहलाती है। नेक्स्ट बात करती हूँ रेक्टम की, कि रेक्टम क्या है जी। रेक्टम रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का ना लास्ट पार्ट है, इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन का क्या है, लास्ट पार्ट है, क्लियर है। रेक्टम, अगर हमें इसका स्ट्रक्चर देखना है तो आप लोग देख सकते हैं, ये देखें, ये सारी की सारी क्या है, इंटेस्टाइन है। इसका लास्ट पार्ट क्या कहलाता है, रेक्टम कहलाता है, क्लियर है, रेक्टम। अब रेक्टम जो है लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसने क्या करना है, गैर हजमशुदा निकाले फुजले को वक्ती तौर पर स्टोर कर लेना है, ठीक है, ठीक है, और बाद में इसको जो है ना रिजेक्ट करना है एनएस के जरिए एट इंटरवल, वक्फे वक्फे से, ठीक है। इसी के लिए क्या है जी, इसको लिख देते हैं मैं, फीसिस आर टेम्पोरेरीली, यानी कि आर्जी तौर पर स्टोर की जाती है इसमें, और बाद में इस फीसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है, रिजेक्ट क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है एनएस के जरिए, किसके जरिए, थ्रू एनएस के जरिए। अब क्या है, अगर नॉर्मल कंडीशन में हो ना, तो जो रेक्टम होता है ना वो फील्ड अप होता है फीसिस के साथ, ये जो रेक्टम है किसके साथ फील्ड है, फीसिस के साथ, ठीक है। अब इट गिव्स अ डेफिकेशन रिफ्लेक्स, इसकी मदद से एक सिग्नल प्रोवाइड मिलता है, जिससे जो होती है ना आगाही मिल जाती है कि जो है अब जो है वो इसको जो है ना निकालना है वेस्ट प्रोडक्ट को। अब मजीद ये कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ये जो सिस्टम होता है ना, ये जो रिफ्लेक्स होता है वो उनको नहीं मिलता, वो अनकॉन्शियस होते हैं इस हवाले से, उनको आगाही नहीं होती है। ग्रेजुअली द चाइल्ड लर्न टू ब्रिंग दिस रिफ्लेक्स अंडर कंट्रोल, तो आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना चाइल्ड के अंदर ये एबिलिटी पैदा होती है तो वो इस रिफ्लेक्स को कंट्रोल कर सकें। जैसे अगर हम एल्डर हैं तो उनको कंट्रोल करने की भी थोड़ी सी एबिलिटी होती है, लेकिन जो है ना चाइल्ड है उनको ये समझ नहीं होती, उनके पास ये जो रिफ्लेक्स है ना वो कंट्रोल में नहीं होता है, क्लियर है। अब थोड़ी सी जो है ना वो मजीद इंफॉर्मेशन देती चलूँ इसके हवाले से, कि बहुत ज़्यादा जो इंसान है ना उनके पास इंटरनेशनल गैस, यानी कि मजीद ये कि उनके पास मिल्क प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करने के लिए इंजाइम नहीं मौजूद होते, क्या नहीं मौजूद होते, इंजाइम मौजूद नहीं होते। तो जो विलायकी एपिथेलियल सेल्स है ना वो मुसलसल तौर पर जो है ना वो इंटेस्टाइन के अंदर जा रहे होते हैं, ये जो सेल्स होते हैं इनको रिप्लेस किया जाता है नए सेल से, मूविंग अप ड्यू टू रैपिड सेल डिवीजन इन क्रिप्टिस। तो ये था बेसिकली कुछ, ये देखें, अब ये देखें ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर है, ये विलाई का स्ट्रक्चर है। तो ये लैक्टियल एक वेसल है, ठीक है, जिसकी मदद से जो है ना वो बहुत ज़्यादा फंक्शन जो है ना वो विलाई परफॉर्म करती है। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।